हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 1 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है न्यू स्पीशीज़ की जो डिस्कवरी हुई है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। अब ये उसी जहाँ पे है जहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनने की बात हो रही है। इस आर्टिकल में पहली चीज़ आपको समझाऊंगा कौन कौन सी न्यू स्पीशीज़ की डिस्कवरीज हुई हैं और कैसे ये ग्रेट निकोबार का जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। अगर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनता है तो क्या ये जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है यहाँ का वो इन्वर्सली इम्पैक्ट होगा या कौन कौन से वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी से कनेक्टेड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन GS3 2017 में है, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया, हाउ इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये आर्टिकल पर्टिकुलरली न्यू स्पीशीज के लिए मैंने लिया है। इसके पहले भी कई बार मैंने आपको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में समझाया था। अलग अलग क्रिटिक्स ने अपनी बातें रखी थी, गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि हम क्यों बना रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे आपको कोई साइड नहीं लेनी है। जब कभी भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखने का आपको कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो की मिस्टेक्स बॉन्ड होल्डर्स करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं बॉन्ड में या बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस तरीके से उन्हें कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। ये आर्टिकल उसके ऊपर है। तो आप सोच रहे हो सर ये तो फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे साउंड कर रहा है। बिल्कुल, ये एक फाइनेंशियल आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि इन आर्टिकल्स में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पॉइंट से कैसे यूपीएससी ने एक तरीके से बोलते हैं ना एक लेसन लेकर के उसने क्वेश्चंस पूछा हुआ है। आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 PYQs हैं जो इससे पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे ये बात करता है नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में। अगेन ये आर्टिकल बहुत छोटा सा आर्टिकल है। आज के जितने भी द हिंदू के आर्टिकल्स हैं बहुत डिटेल वाले नहीं हैं। अगेन बनाने को मैं कुछ भी बना दूं, घंटे भर 1.5 घंटे तक सिर्फ बोलता ही रहूं। पॉइंट क्या है वो चीज़ें बताई जाए जो रेलेवेंट है। शॉर्ट में आपको ज़्यादा क्वालिटी पता होनी चाहिए। दिस इज़ माई मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये नवी मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर जो है मैं आपको बताऊंगा आखिर ये पूरा पॉइंट है क्या। और यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में। दोनों चीज एक साथ इंटरलिंक करके आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स का अब धीरे धीरे आवागमन स्टार्ट हो चुका है। अब मैं बताऊंगा यहाँ ये जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी रिवर ड्रेन करती है। एक छोटा सा स्नैप आया था द हिंदू का, तो बस मैंने ले लिया है ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सके। मैं रिवर्स जब समझाऊंगा तो आपको रेलेवेंस समझ में आएगी कि यहाँ पे वन हॉर्न रिनोसोरस के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पाकिस्तान में जो 27th अमेंडमेंट लाया गया है। अब यहाँ पे ये आर्टिकल मैं आपको वर्बली समझाऊंगा एकदम स्टोरी के माध्यम से कि सोचो किस तरीके से पाकिस्तान में आज़ादी मिली, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पाया, उसके बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, बनाते चले गए, उसके बाद क्या क्या हुआ कैसे हुआ। एक बहुत ही अच्छे लेमन फॉर्मेट में आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा जो 27th अमेंडमेंट है पाकिस्तान का, ये कैसे पाकिस्तान ने खुद पे अपने आप पे कुल्हाड़ी मार ऐसा लगता है ना कोई स्टेप ऐसा होता है जो इंपैक्ट करता है। तो ये वैसे ही साउंड कर रहा है, पाकिस्तान ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। जब मैं आपको इसके प्रोविजन समझाऊंगा, जब मैं बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट किस तरीके से इंपैक्ट करेगा ओवरऑल पाकिस्तान को। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल बॉन्ड के ऊपर ले लिया है, इसके बाद वाला आपका ग्रेट निकोबार के ऊपर रहेगा। अब देखो ये आर्टिकल क्या लिखा है, 5 मिस्टेक्स बॉन्ड इन्वेस्टर्स शुड अवॉइड। अब ये सुनते ही बच्चे सोचते हैं अरे क्या ही यूपीएससी में इसके लिए होगा, हटाओ आगे बढ़ जाते हैं। ये तो जनरली होता है, बट रुकिए, ऐसे हड़बड़ा के नहीं भागना है आपको। पहले आपको मैं की मिस्टेक्स बताता हूँ ताकि थोड़ा सा ना आपको फील आना चाहिए कि हाँ मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि आप शेयर मार्केट में हो, आप कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करोगे। तो इसमें बात हो रही है कि कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो जब बॉन्ड को पिक करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बॉन्ड मतलब क्या होता है, एक तरीके का लोन होता है जो कंपनी या फिर सरकार देती है। एक बैंक लोन देता है, एक होता है जब कंपनीज, मतलब मान लो मेरी एक कंपनी है या आपकी मान लो कोई कंपनी है, मैं आपके पास आके बोलूं नहीं आपकी कंपनी है, सॉरी मेरी नहीं है आपकी कंपनी है, तो आप
अगर आके मुझसे बोलो कि भाई ऐसा करो मुझे 10 रुपये दे दो, तो मैं आपको 10 रुपये जब दूंगा तो आपके लिए तो एक लोन हो गया ना, मैंने लोन दिया है आपको। लेकिन उस 10 रुपये के बदले आप मुझे क्या दोगे, एक इंटरेस्ट अमाउंट दोगे मैच्योरिटी पीरियड के बाद में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, ये आपके लिए लाइबिलिटी हो गई। तो बॉन्ड इसी को बोलते हैं, बॉन्ड इज लाइक बॉन्ड बिटवीन टू पीपल एक्स एंड वाई, और एक तरीके से पैसा एक इंसान दूसरे को दे रहा होता है, यही होता है इसमें बेसिक। तो अब ये जो आर्टिकल कहता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन हाई यील्ड, मतलब जो बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न दे रहा होता है उसी में वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और इससे क्या होता है, वो कुछ क्रिटिकल रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। आपको फील आना चाहिए कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक। तो ये आर्टिकल कहता है कि आप जो हैं क्रेडिट रेटिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इनके कहने का पॉइंट है कि क्रेडिट रेटिंग जो देते, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये आर्टिकल में क्या लिखा है, क्रिसिल लिखा है, इकरा लिखा है। अगर आप सिंपल क्रिसिल इकरा सिर्फ नेट के ऊपर डाल दीजिए, PYQ लिख दीजिए, आपको दिख जाएगा क्रिसिल इकरा दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, एक बार आप मेरे कहने पे इसको नोट कर लीजिए। जब ये पूरा वीडियो खत्म हो जाए ना बेटा, तो आप इसको ज़रूर सर्च करिएगा, तो आपको दिखेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे UPSC पूछता है। किताबों से क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, नोट से क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी क्वेश्चन नहीं उठ रहा है। क्वेश्चन उठ रहा है आपके पढ़ने के तरीके से, किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट रेटिंग जो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं, उसमें रेटिंग किस आधार पर दी जाती है, फ्रॉम AAA टू BBB। ये सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग होती है। मतलब अगर XYZ कंपनीज हैं, उनकी रेटिंग ऐसे दी गई है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है और आपको हाई बॉन्ड यील्ड दिख रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि यार इसमें हाँ अगर पैसा लगा देंगे ना तो हमें रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन आप रुकिए, हड़बड़ाइए मत। अगर उसकी रेटिंग नहीं अच्छी तो आपको वो चीज़ नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई हम जितना रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलने वाला है, बट ये चीज़ उतनी सही नहीं होती है। ये आर्टिकल पूरा उसके ऊपर बात कर रहा है। तो ये जो पूरी कथा बताई है मैंने, उसमें 2 पॉइंट हैं, एक तो क्रिसिल है, एक तो इकरा है। अब आपका होमवर्क क्या है, जो मैं बताया करूँ उसको लिख लिया करिए, ठीक है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया की 6 से 7, आपको उसकी लिस्ट बनानी है, जितनी भी है, इकरा हो गई, क्रिसिल हो गई, ब्रिकवर्क हो गई, सबकी लिस्टिंग बनानी है। इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो पता होना चाहिए, अभी 2 से 3 दिन पहले बताया था, RBI इसको रेगुलेट करता है। तो ये सब RBI की रेगुलेटेड एंटाइटीज में आते हैं, क्या, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, बस, ठीक है। चलो, अब बॉन्ड की मीनिंग आपको पहले बता दिया। बॉन्ड क्या है, बेसिकली एक टाइप का लोन है जो इन्वेस्टर्स के द्वारा दिया जाता है कंपनीज को और गवर्नमेंट को। अब इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया हुआ है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब इस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा भैया, 5%, 10%, जो भी डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे देखने को मिलती हैं। अब इसके अंदर कुछ की फीचर्स देखोगे, फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या है, जो अमाउंट मैच्योरिटी पे किया जाए। कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट का साधारण सा मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो पीरियडिकली पे किया जाता है, किसके द्वारा, जिसने पैसा लिया हुआ है। अब यहां पे इतनी चीजें आपके लिए इनफ है। अब यहां पे आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन कह रहे हैं भैया, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कह रहे हैं कि आप ये बताइए, भारत के अंदर कौन कौन लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड लिखा है, लिखा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज क्या नहीं कर सकती, मैं आपसे पूछता हूं। ऐसा क्या है भाई कि एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कोई मनाही थोड़ी है कि नहीं आप बिल्कुल भी बॉन्ड को नहीं छुएंगे, आप बिल्कुल गवर्नमेंट सिक्योरिटी को नहीं छुएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेंशन फंड हो गया, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गई। व्हाट डज दिस शोज, दिस शोज कि जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सब के सब ट्रेड कर सकते हैं। अगर कभी भी एक्सेप्शन होगा तो आपको पता होगा। सोचो रिटेल इन्वेस्टर, अरे आप ही तो हो रिटेल इन्वेस्टर्स। पेंशन फंड वाले क्यों नहीं कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में। कॉर्पोरेट बॉन्ड कोई और थोड़ी है, जो कॉर्पोरेशंस इशू करती हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट में जो होता है वो सॉवरिन बॉन्ड होता है, वहीं पे आपको सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड दिखेगा, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड दिखेगा। मतलब सॉवरिन वर्ड कहीं पे भी दिख रहा है ना बेटा, समझिए गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है वहां पे। तो तीनों के तीनों बॉन्ड जो हैं, मतलब तीनों की तीनों जो एजेंसीज दिख रही हैं, वो सब के सब कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए 22 का क्वेश्चन क्या है। अब अगर यहाँ पे बॉन्ड में आपको पढ़ा रहा होता तो अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड पढ़ाता, जिसमें आपका कन्वर्टिबल होता, फिर इनकन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते, सारे बताता। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, आपको मैं आसान सी भाषा में बताऊं तो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, अगर आपको मैंने पैसा दिया है तो एक पेपर मिलेगा मुझे, तो उस पेपर को मैं इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। बेसिकली ये होता है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, ये
कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऐसा होता है जो थोड़ा सा लो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप अपने बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। और आपको पता होगा जो इक्विटी क्या होती है, एसेट होता है, मतलब एक बेसिकली छोटी सी ओनरशिप होती है कंपनी के अंडर में। तो अगर कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो उसमें ऑप्शन है आपके पास कि आप इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, अगर वहां पे आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड में ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एज देयर इज ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, सही है, एब्सोल्युटली ये सही है। फिर कह रहे हैं the option to convert to equity affords the bondholders a degree of indexation to rise consumer prices। ये क्या कह रहे हैं, मतलब जो इक्विटी वाले होते हैं, अगर आपको इक्विटी में कन्वर्ट करना है तो बॉन्ड होल्डर को कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ इंडेक्सेशन मिलता है। इंडेक्सेशन मतलब क्या होता है, अब आप नोटिस करो प्राइसेस जो हैं एक प्रोडक्ट एक्स के बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो कन्वर्टेबल बॉन्ड से आप क्या सोचोगे, यार मेरे पास तो इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, मैं काम करता हूं दूसरी वाली सिक्योरिटी ले लेता हूं। तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन है तो कन्वर्ट करके आपने इक्विटी पे आ गए, तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, आपकी जो प्राइसेस राइज हो रहे हैं या अगर आपके बॉन्ड के प्राइस कम हो रहे हैं तो आपके पास इंडेक्सेशन हुआ कि नहीं हुआ, आप स्विच कर गए एक जहां से दूसरी जहां। तो ये चीज क्या दिखाता है, ये दिखाता है कन्वर्टेबल बॉन्ड के फीचर्स। तो दोनों इस ऑप्शन में सही हैं, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। यहां पे बहुत ही बड़ा मेजर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि शेड्यूल किया गया है। अब इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे टाउनशिप्स बनेंगी, एयरपोर्ट्स बनेंगे, पोर्ट्स बनेंगे, मतलब एक अच्छा खासा हैवी अर्बन डेवलपमेंट तरीके से आप कह सकते हो। अब इसके पहले थोड़े दिन आप ध्यान दोगे तो आर्टिकल आया था जहाँ पे क्या बोला गया था, जहाँ पे बोला गया था कि भाई यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है इस चीज़ से। अब ट्राइबल्स की बात हो रही तो आपको क्या पता होना चाहिए, शेड्यूल 5 पता होना चाहिए और शेड्यूल 6 पता होना चाहिए। जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं उन्हीं के अंदर एक सब ग्रुप होता है जिसे कहते हैं पीवीटीजीज। किसके अंतर्गत आया था, बोलोगे सर देभर कमीशन की रिकमेंडेशन पे पीवीटीजीज को बनाया गया था बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे इसी जहां पे ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो वहां पे रिसर्चर्स ने अप्रोक्सीमेटली 40 नई स्पीशीज को डिस्कवर किया है, जिसके अंदर फ्रॉक्स, क्रैब्स, गीकोस, इंसेक्ट सब के सब इंक्लूडेड है। अगर मैं कुछ स्पीशीज की बात करूं तो न्यू स्नेक स्पीशीज जिसका नाम क्या है, लाइकोडॉन इरविनी। अब ये जो आपकी न्यूली स्पीशीज डिस्क्राइब की गई हैं इसको एज अ वुल्फ स्नेक डिस्क्राइब किया गया है, ठीक। अब यहां पे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये उसी जहां पे मेजर इंफ्रा बनेगा। तो कहा जा रहा है कि भैया अगर उस जहां पे पूरा हटा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जो नई नई स्पीशीज आपकी दिख रही हैं, जो डिस्कवरी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो स्पीशीज है इसका एंडेंजर्ड होना बहुत ज़्यादा जायज़ है। तो आप सोच के देखिए इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में क्या वो सारी स्पीशीज इंपैक्ट नहीं होंगी जो कि ऑलरेडी एंडेंजर्ड में या फिर आईयूसीएन की किसी न किसी लिस्ट में आ रखी हैं? ऑप्शन इज यस, एब्सोल्युटली होंगी। फिर यहाँ पे कुछ नई बर्ड्स की स्पीशीज भी वहाँ पे दिखी हैं जिसमें ग्रेट निकोबार क्रेक आती है, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर भी डाल दिया आपके लिए। तो ये जो है ये केवल 3 बार पूरे 10 साल में 3 बार केवल फोटोग्राफ की गई हैं, तो इसकी बायोलॉजी के बारे में बहुत ही कम पता है। तो ये कहा जा रहा है मे भी शायद इसकी एक नई स्पीशीज है जो कि अभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। तो ये भी शो करता है कहाँ पे, जो अगर वहाँ इंफ्रा बनेगा तो चांसेस हो सकते हैं कि सब इन्वर्सली इंपैक्ट होंगे। तो जो आपका ग्रेट निकोबार है दिस इज बायोडाइवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पे 650 से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज हैं, 1800 से ज़्यादा फॉनल स्पीशीज हैं। तो दिखाता है, और जितनी भी स्पीशीज हैं उसमें 24% ऐसी हैं जो केवल यहीं पे एंडेमिक हैं। एंडेमिज्म मतलब क्या होता है, एक लोकेशन पे ही एंडेमिक होना उस चीज़ को लेकर के। तो ये चीज़ दिखाई जा रही है कि जो बताई भी जा रही है इवन एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो ग्रेट निकोबार है ये इंडिया का फाइनेस्ट रिमेनिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब यहीं इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया था मैनग्रोव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार में एक बहुत ही डाइवर्स फॉर्म में फॉरेस्ट आपको दिखते हैं, हर एक की कहीं ना कहीं हर क्लाइमेट के थोड़े बहुत पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस वजह से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दी कैसे आपको समझना है। आप स्नेक की स्पीशीज़ को ध्यान रखिएगा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा,
जाएगा और ये जो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये कैसे इंपैक्ट कर सकता है स्पीशीज को, वो भी आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब वही सेम चीज क्या है, यहाँ पे लॉस हो सकता है रेयर स्पीशीज का, यहाँ पे जो एंडेमिक वाइल्ड लाइफ है उस पर थ्रेट हो सकता है, यहाँ पे टर्टल की जो नेस्टिंग साइट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकती हैं, यहाँ पे शॉम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स जो हैं उनके डिस्प्लेसमेंट का रिस्क है। सोल्यूशन की बात की जाए तो जो कोर फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी रहे हो तो डिवाइड करिए कि कौन सा कोर फॉरेस्ट में आ रहा है, कौन सा अलग हो रहा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल असेसमेंट करनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट का फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करना चाहिए, ताकि ये ना हो कि प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसका फुटप्रिंट बहुत ब्रॉड लेवल पे सब हर एक इंसान के ऊपर पड़ रहा है। ट्राइबल राइट्स को और कल्चर्स को सेफगार्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्राइब्स रह रही हैं अगर उनका सेफगार्ड नहीं होगा तो ये चीज़ उनके पूरे लाइवलीहुड पे बहुत बड़ी एक डेंजर क्रिएट कर सकती है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत लंबा था, इसके अगर आप द हिंदू आपके सामने होगा तो इसके नीचे बहुत लंबा सा आर्टिकल, लेकिन यहाँ मैंने लिया क्यों है, मैं आपको उतनी ही चीज़ बताऊँ, क्यों दुनियादारी बिना मतलब की, जो चीज़ ज़रूरी है वही बताएंगे। अब देखिए नवी मुंबई एयरपोर्ट क्या है, ये एक न्यूएस्ट इंडिया का एयरपोर्ट ऐसा बनेगा, मतलब मुंबई की बात हो रही है, ठीक है। अब इंडिया के एविएशन मैप में ये एक नया एडिशन हुआ है, आप समझो इस बात को। अब इसमें हुआ क्या है, इसके अंदर ये जो एयरपोर्ट है इसी एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर दूर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, आपको पता होना चाहिए ये बात, और इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। पोर्ट में जितने मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट हो गया, फिर आप बोलोगे कौन सा प्राइवेट पोर्ट है, फिर कौन सा कंपनी, मतलब ये सारी बेसिक चीज़ें हैं पोर्ट्स के बारे में आपको एनलिस्टिंग पता होनी चाहिए। अब इससे होगा क्या, 14 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट बन चुका है, तो कहीं ना कहीं होप ये रखी जा रही है कि जितने भी आपके बड़े बड़े आपके बिजनेसमैन होंगे या फिर जो ट्रेडर्स होंगे उनका आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। ये प्रॉपर चैनल खोल देगा जहां से लोग आकर के अपना ट्रेड कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा ईज हो जाएगा, जो भी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है वो सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी जब ये पूरे मैकेनिज्म पे अपने काम करना स्टार्ट कर देगा एयरपोर्ट। तो इसको कहा जा रहा है सी और एयर लिंकेजेस में काफ़ी बड़ा योगदान होने जा रहा है नवी मुंबई एयरपोर्ट का। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, आपको ये इस वजह से मैंने लिया। अब देखिए 23 का क्वेश्चन, विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। अब आप सोच के देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है भाई, लार्जेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम नहीं है। फिर देखो कामराजर लिखा है, ये फर्स्ट इंडिया का रजिस्टर्ड पोर्ट एज अ कंपनी है। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इंडिया का है, तो ये भी सही है, ठीक। तो यहाँ पे दो पेयर जो हैं वो सही हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए बहुत छोटा सा स्नैप है, आप देख रहे हो कि छोटे छोटे स्नैप से मैं आर्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब ये जो आपका पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे है, आसाम में है, पहली बात तो समझिए। यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न रेनोसोरस की वर्ल्ड में। डेंसिटी मतलब इस एक इलाके में बहुत ज्यादा डेंस रहते हैं ये, क्या, वन हॉर्न राइनो। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स हर विंटर में आती हैं। अगर यहाँ हैबिटेट देखिए तो ग्रास लैंड दिखेगा, वेटलैंड दिखेगा, फॉरेस्ट के पैचेस दिखेंगे आपको। अगर मैं आपको रिवर बताऊं जो ड्रेन कर रही है वो कौन सी है, आप एक ब्रह्मपुत्र रिवर है, साथ ही साथ नियर बाय कोलोंग रिवर भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि उसके सदर्न बैंक पे, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के सदर्न बैंक पे पोबितोरा लाई करता है। आपको मैं 3 से 4 चीजें बताई पेपर के लिए, एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर समझिए, दूसरा क्या है, डेंसिटी हाई है यहाँ पे वन हॉर्न रिनोसोरस की, फिर पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे बिलोंग करती है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है किस पॉइंट पे, ईटीएफ के ऊपर। यहाँ पे उसका स्नैप मैंने नहीं डाला है, लेकिन आपको मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। वो आर्टिकल आप नोटिस करोगे बहुत बड़ा सा आर्टिकल था, वो आर्टिकल में नीचे की 4 से 5 लाइन थी जो कि काफी ज्यादा रेलेवेंट थी, उसके अंदर की टर्म्स यूज किए गए थे, पीपीएफ, ईटीएफ, तो इस वजह से मैंने आर्टिकल ले लिया। अब मैं आपको समझाता हूं ईटीएफ होता क्या है। जैसे लिखा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज मतलब क्या होगा, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज होगा वहां पे ट्रेड किए जाने वाले पैसे। अब बोलो सर कैसे पैसे, पैसे के पीछे कोई ना कोई तो बैकिंग होगी, एब्सोल्युटली। तो जो अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, गोल्ड्स होते हैं, उन सब के प्राइजेस को एक, जैसे बोल लो, मान लो ये एक्स गोल्ड है, फिर ये वाई स्टॉक है, फिर ये जेड कोई और स्टॉक है, तो इन तीनों के प्राइजेस को एक जहां उठा करके एक ए चीज बना दी जाएगी,
ठीक है। अब ये एक चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, ईटीएफ को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में क्या देखते हो, प्राइसिंग देखते हो ना कि भैया इतने हजार में चल रहा है ये, वो हजार क्या है, उसमें जो मेन इंडस्ट्रीज हैं उनके प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। तो ईटीएफ भी वैसे ही है, बस यहाँ पे क्या है, इसको भी आप खरीद बेच सकते हो स्टॉक मार्केट में, जैसे शेयर को खरीदते हो। ये लो कॉस्ट का होता है, आसानी से ट्रेड कर सकते हो, बिगनर्स के लिए काफी सही कहा जाता है। ये बेसिकली रेडीमेड इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आप शेयर की तरीके से खरीद लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। पीपीएफ क्या होता है, ये एक सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है, यहां पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, कंप्लीटली टैक्स फ्री कहा जाता है इसको। मनी जो है 15 साल तक, अगर आपने इसमें 15 साल तक लॉक हो जाएगा, और रिटायरमेंट के लिए काफी सही कहा जाता है इसको। 24 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द अबव इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ईटीएफ, मोटर व्हीकल करेंसी स्वैप, कह रहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि फाइनेंशियल है। अरे आपको मोटर व्हीकल को इंस्ट्रूमेंट थोड़ी समझना है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि पैसे के रेफरेंस में बात की जा रही है। तो ईटीएफ तो है ही ना, तो ईटीएफ तो हो गई। करेंसी स्वैप भी आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो बी इज दी राइट वन। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल को मैं शॉर्ट में बताऊं क्योंकि पाकिस्तान के रेफरेंस में है। अब एक चीज समझिए, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बात की जाए, जब इंडिया आज़ाद हुआ पाकिस्तान भी उसी समय आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद होने के तुरंत बाद उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से नहीं बनाया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इस्तेमाल करके अपने पूरे देश को चला रहा था। फाइनली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद क्या होता है, कूप लगता है, उसके बाद फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वो बोलते हैं भैया प्रेसिडेंशियल फॉर्म चलेगी, उसके बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूशन आता है। बेसिकली 2 से 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और फाइनली 1973 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को कहता है, मतलब पाकिस्तान को एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है। ये सब तो देता है, इसके अंदर फिर अमेंडमेंट से स्टार्ट होते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली बात करोगे पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट और ऐसे जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोविंसेस में दिया जाता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, वहां की सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर जो थी, वो अपनी पावर काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते थे। वो सियो मोटो कॉग्नाइजेंस भी लेते थे। सियो मोटो कॉग्नाइजेंस मतलब क्या होता है, खुद से केस को हाथ में ले लेना। तो खुद से केस को हाथ में लेके क्या करते थे, मिलिट्री लीडर से सवाल पूछते थे कि आप बताइए ये चीज सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मतलब ये सारी चीजें काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। उन्हीं सब के बीच में यहां पे एक चीज और निकल के आती है, दैट इज 27th अमेंडमेंट एक्ट। अब 27th अमेंडमेंट एक्ट जो आया, इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर सबसे पहली चीज इन्होंने कर दी, एक और कोर्ट बना दिया पाकिस्तान में। और उस कोर्ट का नाम क्या, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दिया। सोचो, एक तो सुप्रीम कोर्ट तो सुना है, उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्या करेगा। अब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ कंफ्यूज हो गया, वहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो गई, इसका पर्पस क्या है। एक तो इन्होंने ये बनाया, दूसरी चीज क्या की, इन्होंने जो नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड है, मतलब जो एटॉमिक पावर की चीजें होती हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का होता है, वो क्या कर दी, वो दे दी उठा करके आर्मी लीडर के हाथ में। इन्होंने एक नई पोस्ट बना, जैसे यहाँ पे सीडीएस है, वहां पे भी इन्होंने कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस नाम से फोर्स बनाई और उसको आसिफ मुनीर के हाथ में पकड़ा दिया। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी। अरे जनरली इंडिया में सुनते हो कि जब तक ऑफिस में हो तब तक इम्यूनिटी है, इन भाई साहब के पास लाइफ टाइम है। अरे आप एकदम पूरी तरीके से आपको कोई छू ही नहीं सकता। तो ये चीज क्या दिखाती है, चीज दिखाती है कि अगर कभी भी पावर का मिसयूज होगा तो उसका इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ओवरऑल देश पे, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। प्रेसिडेंट के पास लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी, जो वहां के आसिफ मुनीर है उनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है, जो स्ट्रैटेजिक कमांड है उसको उनके हाथ में दे दिया। तो ये सब क्या है, ये सारी की सारी चीजें हाईलाइट करता है प्रॉब्लम्स। और प्रेसिडेंट के पास पावर दे दी कि अगर जो आपके होंगे, कौन सा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, वहां पे जजेस का जो रिक्रूटमेंट होगा उसका सजेशन कौन देंगे, प्रेसिडेंट देंगे। तो आप इंडिया से कंपेयर करिए, इंडिया में कैसे होता है, बोलो सर इंडिया में ना कलेजियम सिस्टम होता है। कलेजियम सिस्टम में क्या होता है, यहां पे चीफ जस्टिस होंगे और साथ में कुछ सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ये रिकमेंड करेंगे अपॉइंटमेंट के, ट्रांसफर को। अब इसी चीज को लेकर के एनजैक का नाम भी आता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर के आई थी, जिसके अंदर क्या कहा गया था कि अब से सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस का अगर अपॉइंटमेंट होना है, ट्रांसफरिंग होनी है, तो इस पर्टिकुलर तरीके से होगी। लेकिन इसी को पूरी तरीके से
नल एंड वॉइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो आप, अगर पाकिस्तान में यहाँ पे पूरी तरीके से सिर्फ बर्बादी हो चुकी है। अब इसका इम्पैक्ट देखने वाला होगा किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स पे होगा, क्योंकि मिलिट्री आप कह सकते हो इंक्लाइनेशन देखने को मिला है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट जो है वहाँ की वो इंक्लाइन हो रही है मिलिट्री पावर का और ज़्यादा, बोलते हैं ना उसको, और एक एज पे ले जाने पे। अब जब एक मिलिट्री पावर को मिसयूज किया जाएगा तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वहां पे सिविल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब सिविल अनरेस्ट ज़्यादा होगा तो इससे देश की ग्रोथ तो भूल जाइए। पहली चीज़ तो एग्जीक्यूटिव में और जो आपकी जुडिशरी है उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। बहुत सारे जजेस ने वैसे ही पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है। तो अब आपको ये मैं पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने इन शॉर्ट समझा दिया, मेन चीज़ें क्या हैं ये और कैसे हैं। ठीक है, आपको मेन चीज़ क्या पता होना चाहिए, 27th अमेंडमेंट जो लाया गया है ये क्या है। तो आप एक शब्द में बोलोगे, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन को बहुत ज़्यादा कर दिया गया है पाकिस्तान में। अब इसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखेगा, इम्पैक्ट हमेशा थोड़ा सा रुक के दिखता है, जैसे भी दिखता है ना बहुत अच्छे से दिखता है। ठीक है, चलो, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।